न्यू मार्गदर्शन हब कोचिंग सेंटर में आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। अभी आप लोगों को फिजिक्स का क्लास चालू होगा, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से चैप्टर है मात्रक एवं मापन। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन, दूसरा चैप्टर है गति और तीसरा है बल एवं गति के नियम और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। आगे फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद मानव नेत्र, उसके बाद है विद्युत, विद्युत के बाद है ऊष्मा एवं तापन, उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद है चुंबक। इन सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, जिसमें कि पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन। इसमें कि पहला चैप्टर है मात्रक एवं मापन और सबसे पहले यही चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और इसके बारे में आज जो है क्लास स्टार्ट होगा और इसी के बारे में आप सभी को समझाया जाएगा। आगे देखिएगा मात्रक एवं मापन में क्या है। पहला टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां उसे कहते हैं जिसे मापा या तौला जाता है। जिसे मापा या तौला जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। जिसे मापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से परिभाषा बोले थे ना, देखिएगा क्या कहे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान यानी कि कोई भी वस्तु को हम तौलते हैं ना, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्या करते हैं? तौलते हैं। द्रव्यमान में जैसे में आ गया, जैसे कि अगर सेब खरीदे तो क्या करते हैं? इसको तौल के देता है, इसे हम तौल सकते हैं। चावल खरीदे तो हम इसे क्या करते हैं? तौलते हैं। तो ये सब मेरा क्या कहलाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा। जैसे द्रव्यमान, उसका लंबाई कोई भी चीज है, ये मेरा मार्कर है और इसको ये पेन को देख सकते हैं, नाप सकते हैं ये कितना मीटर है। तो इस प्रकार से ये क्या कहला जाएगा? भौतिक राशियां कहला जाएगा। समय क्या, कहीं से हम अगर चल के आए तो कितना समय लगा, तो वो समय को हम नाप सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। समय भी एक प्रकार से मेरा क्या हो गया? भौतिक राशियां हो गई। इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है। जैसे में और भी ये द्रव्यमान, देखिए जिसको कि हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं ना, वो सारे चीज क्या हो जाएगा? भौतिक राशियां कहलाएगा। जैसे द्रव्यमान क्या हो गया? भौतिक राशियां हो गया। समय क्या हो गया? भौतिक राशियां हो गया, क्योंकि समय हम पता कर सकते हैं कि कितना समय कहाँ जाने में लगा, तो उस प्रकार से समय भी मेरा क्या हो जाएगा? भौतिक राशियां हो जाएगा। और ये देखिए लंबाई यानी किसी भी चीज को हम नाप सकते हैं तो वो क्या, लंबाई क्या कहलाएगा? मेरा भौतिक राशियां कहला जाएगा। आगे फिर है, आगे जो भौतिक राशि है वो किस प्रकार से है समझिएगा। तो इस प्रकार से लंबाई मेरा क्या हो गया? भौतिक राशियां हो गया। आगे फिर एक बल है ना, बल भी मेरा क्या है? एक प्रकार से भौतिक राशि है। बल मेरा क्या है? भौतिक राशि है। देखिए बल जो है मेरा क्या है? भौतिक राशि है। बल क्या है मेरा? एक भौतिक राशि है, क्योंकि बल को भी हम नाप सकते हैं। बल को हम नाप सकते हैं कि अगर कहीं पर बल मेरा लगा तो कितना न्यूटन बल लगा ना, बल को हम न्यूटन में नापते हैं, तो मेरा कितना न्यूटन बल लगा तो उसको हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से बल भी मेरा क्या हो गया? एक भौतिक राशि हो गया है ना। इस प्रकार से फिर आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और अच्छी तरीका से समझ गए होंगे कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है भौतिक राशियां नहीं है, यानी ये तो सब भौतिक राशियां हैं और कौन भौतिक राशियां नहीं है। देखिए ये मेरा हंसना, ये क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो क्या हंसना क्या भौतिक राशियां है?
ये भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि कितना हंस रहा इसे तो हम नाप नहीं सकते। 1 किलो हंस रहा, 2 किलो हंस रहा, कि 3 किलो हंस रहा, कि 1 मीटर हंस रहा, कि 2 मीटर हंस रहा, इसको तो हम नाप नहीं सकते हैं। नाप नहीं सकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भौतिक राशियां नहीं है। मतलब ये कितना दांत चियार रहा है, ये भौतिक राशियां नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। दूसरा देखिए क्या है, आगे फिर है दूसरा, ये देखिए ये क्या कर रही है, ये है इस प्रकार से इमोजी है ना, ये क्या कर रही है, किसी को इस प्रकार से ये अपना बड़ी निगाहों से देख रही है। कितना देख रही है, उसको कितना इशारा कर रही है, किस तरीका से इशारा कर रही है। 1 केजी उसको देख रही है कि 2 केजी उसको, इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं कि आंखें ना, इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, हम तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते कि वो किस एंगल से वो देख रही है, कितना हमको देख रही है ना। 1 केजी हमको पूरा इस प्रकार से ये प्यार भरी निगाहों से देख रही है। मतलब प्यार को भी हम जो है नहीं नाप सकते हैं कि वो कितना प्यार से हमें देख रही है, तो किसी के भावना को हम नहीं नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया, भौतिक राशियां नहीं है। उसी प्रकार से देखिए ये गुस्सा कर रहा ना, ये दांत कस के रूम चीख के गुस्सा कर रहा, मतलब ये गुस्सा कर रहा, तो गुस्सा भी कितना गुस्सा कर रहा है, किसी का बहुत गुस्सा कर रहा था मेरे ऊपर, अरे कितना बहुत गुस्सा कितना कर रहा था, तो उसको नाप नहीं सकते। 1 केजी गुस्सा कर रहा था कि 2 केजी गुस्सा कर रहा था, ये भी तो हम नहीं नाप सकते हैं। तो नहीं नाप सकते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा भौतिक राशियां नहीं होगा। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, भौतिक राशियां मेरा नहीं होगा। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे फिर क्या है। आगे के टॉपिक है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों का वर्गीकरण, इससे बहुत सारे भौतिक राशियां हैं मेरा, तो सभी को जो है उसका वर्गीकरण कर दिया, यानी अलग अलग कैटेगरी में उसको बांट दिया गया। जैसे मान के चलो कि इंसान का ही वर्गीकरण किया जाए तो उसको हम कर सकते हैं ना, किसी को हम बूढ़ा बोलते हैं, किसी को बच्चा बोलते हैं, किसी को यंग बोलते हैं। तो एक कैटेगरी है उसको बोलने का कि इतना से इतना उम्र को हम युवा बोलते हैं, इतना छोटा उम्र को हम बच्चा बोलते हैं, फिर उससे युवा से फिर ज्यादा उम्र को जो आता है, फिर इतना से इतना उम्र को 80 साल वाले को इतना, तो उसको हम क्या करते हैं, बूढ़ा करते हैं। तो उसको एक इंसान को भी कैटेगरी में बांटा है कि हम किसको बच्चा बोल सकते हैं, किसको यंग बोलते हैं और किसको बूढ़ा बोलते हैं। उसी प्रकार से भौतिक राशियों का भी कुछ वर्गीकरण किया गया है। अब देखते हैं इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। देखिए पहला जो वर्गीकरण किया गया दिशा एवं परिमाण के आधार पर, दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है मापन एवं मात्रक के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया। तो दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी कि किसी किसी का कोई ऐसा भौतिक राशि होता है जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, जिसमें कि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, तो उसको अलग कैटेगरी में बांटा गया। और कोई ऐसा भौतिक राशि है जिसमें कि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको अलग कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो हम देखते हैं तो वो दो कौन कौन है वही सब। तो देखते हैं क्या है मेरा अदिश राशि है, एक क्या है मेरा अदिश राशि है और दूसरा मेरा क्या है तो सदिश राशि है। एक मेरा अदिश राशि और दूसरा सदिश राशि है। देखिए दिशा एवं परिमाण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है ना, दो प्रकार की राशियां हैं, एक है अदिश राशियां, दूसरा है सदिश राशियां। एक अदिश राशियां, दूसरा सदिश राशियां। अदिश राशियां जो है वो किस प्रकार के समझते हैं इसको। अदिश राशियां जो है ये अदिश राशियों को मापने के लिए, अदिश राशियों को मापने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसे अदिश राशियां कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम कहीं हमको दूरी तय की, मानिए कि हम यहाँ से एक रास्ता है और हम यहाँ ए से बी पर आए, तो बी पर आए तो हमको दूरी इसका तय करना है और इसकी लंबाई 10 मीटर है। तो हम यहाँ से चले और यहाँ तक आए तो इसकी लंबाई कितनी है, दूरी छोड़ी इसकी लंबाई नापते हैं, इसकी लंबाई कितनी है तो हम कह सकते हैं कि 10 मीटर है। कितनी है 10 मीटर। किसी से हमने पूछा इसकी लंबाई कितनी है तो वो कहता है 10 मीटर है। तो 10 मीटर की इसकी लंबाई पता करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हुआ, ना कि हमें दिशा की। कोई कह सकता है कि हम इसको नापे सर 10 मीटर उत्तर आया, 10 मीटर दक्षिण गया, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो सिर्फ बोलेगा कि 10 मीटर सर है इसकी लंबाई। तो ये 10 मीटर इसकी लंबाई सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हुई,
दिशा की नहीं, इसीलिए से क्या हो गया, अदिश राशि कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी राशियां हैं जो कि जैसे कि समय है, तो समय को अगर हम नापते हैं तो क्या करते हैं, अगर कहीं से हम आए, कहीं से अगर हम 1 किलोमीटर चल के आए तो हमें कितना समय लगा, मान के चलो कि हमें 20 मिनट लगा, 20 मिनट लगा। किसी से हम पूछेंगे कि तुम वहां से यहाँ तक आया तो कितना समय लगा, तो बोलेगा सर 20 मिनट लगा। तो 20 मिनट लगा तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि सर 20 मिनट उत्तर लगा, 20 मिनट दक्षिण लगा, ऐसा उसको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ परिमाण की आवश्यकता इसमें पड़ेगा, दिशा की नहीं। तो जिसको मापने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशियां कहेंगे। अदिश राशियां आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर सदिश राशियां। ये सदिश राशियां क्या कहती है, सदिश राशियां कहती है क्या कि सदिश वे राशियां जिसे मापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उसे सदिश राशियां कहते हैं। यानी कि सदिश राशियां को नापने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसको क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई बल लगा रहा है, कोई मेरे ऊपर बल लगाएगा, तो बल जब मेरे ऊपर लगाएगा तो कितना बल लगाया ना, कितना बल लगाया, अगर वो 100 न्यूटन बल लगाया मेरे ऊपर, 100 न्यूटन बल लगाया, तो अगर बल मेरे ऊपर अगर इस साइड से बल लगाएगा तो हम इस साइड गिरेंगे, अगर वो इस साइड से बल लगाएगा तो इस साइड गिरेंगे, ऊपर से बल लगाएगा तो नीचे हम जाएंगे ना। तो वो क्या कर रहा है, दिशा हमें बता रहा कि किस साइड से बल लगाएगा तो किस साइड जाएगा। तो इस प्रकार से हम बल जो है क्या है, वो यानी कि बल जब लग रहा है मेरे ऊपर, तो बल के साथ साथ वो दिशा भी हमें इंगित कर रहा, इसीलिए से बल को क्या कहेंगे, बल एक प्रकार की सदिश राशियां है। बल एक प्रकार की कैसी राशियां है, सदिश राशियां। तो बल यानी कि सदिश राशियां किसे कहते हैं, तो जिसमें कि परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छी तरीका समझ में आ गया। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे का टॉपिक क्या है, मापन एवं मात्रक के आधार पर राशियां क्या है। देखिए मापन एवं मात्रक के आधार पर दो मूल राशियां भी है, इसमें भी क्या है, मूल राशियां है और व्युत्पन्न राशियां। देखिए मूल राशियां है और व्युत्पन्न राशियां। मापन एवं मात्रक के आधार पर भी दो राशियां हैं, एक है मूल राशियां, मापन एवं मात्रक के आधार पर जो राशियां वर्गीकृत किया गया है वो है मूल राशियां, और आगे है व्युत्पन्न राशियां। देखिए ये जो है, यानी कि टाइपिंग करने वाले से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये राशियां है, क्या है, राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां, तो मापन एवं मात्रक के आधार पर कौन कौन राशियां हैं, मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए मूल राशियां किससे कहते हैं, मूल राशि कुछ ऐसी राशियां हैं जिसे कि मापने के लिए हमको ना तो दिशा की आवश्यकता होती है, ना परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कुछ ऐसी, हमको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप में स्वतंत्र है। कुछ ऐसी राशियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र है, उसी को कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियों की कुल संख्या 7 है, और वो 7 राशियों को छोड़ करके जितनी भी राशियां हैं वो सब कौन सी राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए मूल राशियां 7 है तो कौन कौन है, तो सबसे पहले लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ का मोल है, और विद्युत धारा। इस प्रकार से 7 राशियां हैं, और ये 7 राशियां मूल राशियां कहलाती है, और ये मूल राशियां जो है यह एक स्वतंत्र राशि कहलाता है। चलिए आगे फिर देखते हैं आगे का टॉपिक फिर क्या, और बताएं कि वो 7 राशियों को छोड़ करके बाकी जो भी राशियां हैं वो सारे क्या है, व्युत्पन्न राशियां। आगे के फिर टॉपिक देखते हैं, आगे क्या है, अदिश राशियां के बारे में हम समझाए हैं, और इसका परिभाषा क्या करता है थोड़ा सा आप लोग देख भी लीजिए ना। कहता है कि वह भौतिक राशि होती है, यानी अदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं।
केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को क्या कहते हैं? तो अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसा कि हमने पहले भी समझाया ना। जैसे दूरी, देखिए दूरी क्या है? मेरा एक अदिश राशि। अगर हम मान के चले कि यहाँ से हमने चलना चालू किए और हम यहाँ तक आए तो हम कितना मीटर पूछे, कितना दूरी तय किए। अगर हम 10 मीटर तय किए तो हम कहेंगे 10 मीटर। ऐसा थोड़ी पूछेगा कितना दूरी तय किए, हम कहेंगे 10 मीटर उत्तर किए, 10 मीटर दक्षिण किए, ऐसा नहीं कहेंगे। उसको सिंपल सी बोलेंगे 10 मीटर। तो हमें सिर्फ उसे परिमाण बताएं, दिशा नहीं। तो दूरी एक प्रकार से क्या हो गया? मेरा अदिश राशि हो गया। उसी प्रकार से चाल भी एक मेरा क्या है? अदिश राशि है। अब देखिए चाल मेरा क्या है? अदिश राशि। क्योंकि चाल निकालने के लिए भी सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्योंकि ये सब के बारे में आगे और चैप्टर जो आएगा उसमें विस्तार पूर्वक हम पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लेना है कि अदिश राशि, चाल जो है एक अदिश राशि है। उसी प्रकार से समय एक प्रकार का क्या है? तो अदिश राशि। समय के निकालने के लिए बस हम कहीं से दूरी तय करके आए तो हम कह सकते हैं कि इतना मिनट लगा, इतना सेकंड लगा, ना कि हम उसके साथ दिशा भी बताएं। दिशा की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरा समय क्या हो गया? एक अदिश राशि हो गया। उसी प्रकार से द्रव्यमान जो है मेरा क्या है? एक अदिश राशि है। क्योंकि द्रव्यमान अगर कोई भी चीज हम अगर उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अदिश, यानी वो राशि मेरा है एक तरीका से। लेकिन उसको हम क्या करें? द्रव्यमान जो है कोई भी चीज, जैसे हम चावल खरीदें तो कहेगा कितना केजी खरीदा, हम कहेंगे 2 केजी खरीदे। तो 2 केजी खरीदे तो ये क्या हो गया मेरा? तो मेरा क्या हो गया? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है। कैसे? क्योंकि अगर हमसे कहेगा कितना है तो 2 केजी, तो सिर्फ हमको परिमाण की आवश्यकता हुई कि कितना केजी है ना। दिशा की आवश्यकता, कोई कहेगा चावल कितना लाया तो हम क्या कहेंगे कि 2 केजी उत्तर, 2 केजी दक्षिण, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो क्यों? हमको दिशा की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमें सिर्फ क्या? परिमाण की आवश्यकता है। किसका आवश्यकता है? परिमाण का। तो इस प्रकार की जो भी राशियां होगी उसको क्या कहेंगे? अदिश राशियां कहेंगे। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लोगे। जैसे आयतन क्या है? एक अदिश राशि। आयतन क्या है? एक अदिश राशि। जैसे किसी भी चीज को हम अगर नापते हैं, आयतन को क्या करता है? सिर्फ उसका लंबाई को नापते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी चीज, आयतन को अगर हम नापना रहेगा किसी भी चीज का, मान के चलिए कि इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्यूब है और इसका हम क्या करें? आयतन निकालेंगे। इसका लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और इसकी ऊंचाई चाहिए ना। तो इसको नापने के लिए क्या करें? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई चाहिए। तो हमें क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो जो भी निकलेगा तो वो क्या आएगा मेरा? तो क्या कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा ना। जो भी हम इसका आयतन निकालेंगे तो जो भी मेरा आयतन आएगा वो क्या होगा? अदिश राशि। तो आयतन मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब आयतन निकालेंगे तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी कि लंबाई कितना मीटर है, चौड़ाई कितना मीटर है, ऊंचाई कितना मीटर है। सिर्फ इसका ही आवश्यकता पड़ेगा, ना कि दिशा में कि लंबाई कौन दिशा में है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो सिर्फ इसका हमें परिमाण चाहिए और दिशा की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ परिमाण अगर हमको मालूम हो जाएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो जब परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है तो ऐसी राशियां कैसी राशि कहलाएगा? अदिश राशि कहलाएगा। जैसे में ताप, अब ताप भी क्या है? अदिश राशि। अब जैसे पूछ देगा कि आपका शरीर का तापमान कितना, हम कहेंगे कि मेरा शरीर का तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर यदि जो हमको मालूम नहीं है तो हम तुरंत थर्मामीटर लाएंगे, लगाएंगे और क्या उसमें पता कर देगा कि मेरा शरीर का तापमान कितना है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अगर हम उसको तापमान बताना रहेगा तो हम बोलेंगे कि 96 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि हम उसको ये बोलेंगे 96 डिग्री फ़ारेनहाइट उत्तर है, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट पूरब है। ऐसा दिशा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी। तो ऐसी राशि को हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बेहतरीन तरीका समझाए हैं, बस आप लोग अच्छी तरीका से ध्यान दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिएगा आगे का टॉपिक फिर क्या है? अगला टॉपिक है सदिश राशियां। सदिश राशियां के बारे में देखिए हमने पहले समझाए हैं कि क्या है ये, किस प्रकार से। तो परिभाषा भी इसका समझ लीजिए। वे भौतिक राशियां हैं जिसमें परिमाण और दिशा
दोनों होते हैं तथा जो योग के सदिश नियमों का पालन करती है। यानी कि सदिश राशियां सिंपल से समझना, सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। जैसे समझिए कि वेग, वेग क्या है? एक प्रकार की सदिश राशियां हैं ना। तो वेग सदिश राशियां कैसे है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा जैसे आगे का चैप्टर आएगा, अभी हम नहीं जान रहे वेग क्या है, तो आगे का चैप्टर जब आएगा तो वेग को विस्तार पूर्वक बताया जाएगा, फिर उसमें सब कुछ बताया जाएगा, ये सदिश राशियां कैसे है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ बताया जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि वेग एक प्रकार की सदिश राशियां, बल एक प्रकार की सदिश राशियां। अब ये बल की सदिश राशियां कैसे? अगर मेरे ऊपर कोई 200 न्यूटन का बल लगा रहा है, 200 न्यूटन का बल लगा रहा, तो अगर वो पूरब से लगा रहा बल तो हम पश्चिम गिरेंगे ना, ये तो पता चल रहा है ना। अगर कोई ऊपर से बल लगा रहा है तो हम नीचे जाएंगे, कोई आगे से मार रहा है तो हम पीछे जाएंगे। तो इस प्रकार से बल जो है क्या है, तो बल जो है यानी कि वो बल जो लगा रहा है, तो बल के साथ साथ हमें दिशा, बल में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा के भी आवश्यकता, यानी दिशा भी हमें मालूम पड़ रही है। तो इस प्रकार से बल को क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहेंगे। विस्थापन क्या है? सदिश राशियां हैं। त्वरण क्या है? सदिश राशियां हैं। संवेग क्या है? सदिश राशियां हैं। भार क्या है? सदिश राशियां हैं। तो इन्हें एक तीर युक्त रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अब समझिए तीर युक्त रेखा द्वारा कैसे दर्शाए? जैसे वेग v, तो इसे तीर युक्त रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। बल F, इसे तीर युक्त रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। विस्थापन S, विस्थापन को ऐसे सूचित करते हैं, इसे तीरयुक्त रेखा द्वारा। त्वरण, त्वरण को A, तो इसे तीरयुक्त रेखा द्वारा। भार ना, वेट ना, इसको इस प्रकार से तीरयुक्त रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप समझ गए कि इसको तीरयुक्त रेखा द्वारा कैसे दर्शाया जाता है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या। देखिएगा इस पर कुछ क्वेश्चन आ रहा है। अभी जितना मैंने करवाया सारे पर कुछ क्वेश्चन है ना, जितना हमने समझाया उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन हम करवा देते हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको हम सबको करवा रहे हैं। देखिए इनमें से सदिश राशि कौन है? अभी हम जस्ट आप लोग को बताएं सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश राशि किसको कहते हैं। कहते हैं इनमें से सदिश राशि कौन है? अब के द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। और कहता वेग, वेग क्या है? तो वेग एक सदिश राशि है। समय क्या है? तो अदिश राशि है। और लंबाई क्या है? तो अदिश राशि है। तो हमसे पूछा गया था सदिश राशि कौन है, तो सदिश राशि वेग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब समझना, कहता है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश है कौन कौन? तो ये मेरा क्या है? सदिश है। बल क्या है? सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। आयतन, आयतन क्या है मेरा? ये अदिश राशि है। ये क्या मेरा है? अदिश राशि है। और वेग, वेग मेरा क्या है? सदिश राशि है। वेग मेरा क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन मेरा क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। तो हमसे कहता है कि कौन सदिश राशि नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि आयतन मेरा सदिश राशि नहीं है। समझ में आ रहा होगा? अच्छी तरीका समझे होंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद बना रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर क्या है? मूल राशि। अब देखिए मूल राशियां आ गया। मूल राशियां क्या समझिएगा? मूल राशियां के बारे में कहता है कि भौतिकी में वे 7 स्वतंत्र आधार राशियां हैं जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है। यानी भौतिकी में 7 ऐसी मूल राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। इसे ही मूल राशियां कहते हैं, जो कि स्वतंत्र होती है। जो कि क्या होती है? स्वतंत्र होती है। वो किसी के साथ साठगांठ नहीं करती है, उसी को क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं ना। और कहता है कि जिनसे अन्य सभी भौतिक राशियां व्युत्पन्न राशियां बनती है। और बताए थे, कभी पढ़े थे, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जो मापन एवं मात्रा के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया था। तो उसमें क्या होता है कि मूल राशियां हैं और व्युत्पन्न राशियां हैं। तो मूल राशियों की संख्या जो 7 वो है, उसी से जो है, उसी की सहायता से, उन्हीं सब 7 की सहायता से अन्य राशियां बनती है, जिसे कि हम कहते हैं व्युत्पन्न
व्युत्पन्न राशियां करते हैं। उसे क्या करते हैं? व्युत्पन्न राशियां करते हैं। चलिए ये मूल राशियों का कुछ एग्जांपल है, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, यही सब एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई क्या है? मेरा मूल राशि हो गया। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि हो गया। समय क्या है? मूल राशि है। विद्युत धारा क्या है? मूल राशि है। तापन क्या है? मूल राशि है। ज्योति तीव्रता मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? मूल राशि है। यानी मूल राशियों की कुल संख्या कितनी है पूछा जाए तो बोलना 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र राशि कितनी है तो 7 है। बात यहां तक क्लियर है? चलिए आगे फिर देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है। व्युत्पन्न राशियां तो हम बताए हैं कि मूल राशियों के सहयोग से जो भी राशियां बनती है उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। कहता है क्या? समझिएगा, कहता है कि वे भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। जो मूल राशि पर निर्भर करती है ना, ये अपनी कुछ नहीं कर सकता। मूल राशि जब तक इसे सहायता नहीं करेगा तो व्युत्पन्न राशि बनेगा ही नहीं। तो मूल राशियों के सहयोग से जो राशियां बनती है उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। उम्मीद करते सबको समझ में आ रहा होगा। उन्हीं से प्राप्त की जाती है। किससे? मूल राशियों से। ये स्वतंत्र नहीं होती है, जबकि मूल राशि स्वतंत्र होती है और व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल मात्रकों के संयोजन से बनती है। यानी मूल राशि के सहयोग से व्युत्पन्न राशि बनती है। जैसे व्युत्पन्न राशि कौन कौन है? तो वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, भार। इतना नहीं, बस सिर्फ मूल राशि को याद रखना है। मूल राशि मेरा 7 है। मूल राशि को छोड़ करके जो भी राशि आ जाए वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया हो। आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक क्या कहता है? अब देखिए क्या है टॉपिक, नहीं आगे, बस जो समझाए हैं उसी पर कुछ क्वेश्चन बन रहा है, उसी को हम करवा रहे हैं। अब देखिए क्या है आगे, कहता है निम्न में से कौन SI की मूल राशि नहीं है? कौन सा SI की मूल राशि नहीं है? समझिएगा, तो निम्न में से कौन SI की मूल राशि नहीं, यानी कौन सा मूल राशि नहीं है? तो बताएं कि मूल राशियों की संख्या मेरे पास 7 है। मेरे मूल राशियों की संख्या कितना है? 7 है। लंबाई है, द्रव्यमान है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और 1 2 3 4 5 6, और सातवां क्या है? पदार्थ का मूल, या पदार्थ का मात्रक। तो ये क्या है मेरा? तो ये सातों जो है मेरा क्या है? मूल राशियां। ये सातों मेरा मूल राशियां। अब कहता कौन मूल राशि नहीं? तो इस सातों में से जो नहीं होगा वही मेरा क्या कहलाएगा? मूल राशि नहीं होगा। तो देखिए लंबाई क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है। बल क्या है? मूल राशि नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मूल राशि। बल जो है मूल राशि नहीं है। तो हमसे पूछ रहा था कि कौन मूल राशि नहीं है, तो बल मेरा मूल राशि नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना? आप लोग खुद सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे अगर अच्छी तरीका से समझ रहे होंगे तो। चलिए आगे फिर देखते हैं क्या आगे का टॉपिक कह रहा है कि निम्न में से कौन SI की व्युत्पन्न इकाई है? देखिए निम्न में से कौन SI की व्युत्पन्न इकाई? समझिए यहां पर क्या किया है कि राशियां दे दिया है और उसका मात्रक दे दिया है। राशि का मात्रक दे दिया है यहां पर, जबकि जो राशि की मूल मात्रक है उसका इकाई भी मूल मात्रक होगा। जो राशि की व्युत्पन्न है उसका राशि भी क्या होगा? व्युत्पन्न कहलाएगा। तो समझिए मीटर किसका है? ये मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, ये मूल मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तो ये क्या होगा? मूल राशि हो गया। सेकेंड समय का मात्रक है, तो ये क्या हो गया? मूल राशि हो गया। न्यूटन
बल का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है। न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। न्यूटन जो है बल का मात्रक है और बल जो है एक प्रकार का व्युत्पन्न राशि है जो कि इसका मात्रक न्यूटन है, तो ये भी क्या होगा? व्युत्पन्न राशि का इकाई होगा। तो निम्न में से कौन एसआई की व्युत्पन्न इकाई है? तो व्युत्पन्न इकाई कौन होगा? न्यूटन कहलाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा हो। आगे का सवाल देखिए, कहते हैं निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? कौन व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? मतलब व्युत्पन्न परिमाण नहीं है मतलब वो क्या है? मूल परिमाण है। इसका कहने के लिए से कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी कि वो मूल परिमाण होना चाहिए, व्युत्पन्न नहीं है। तो देखिए चाल क्या है? व्युत्पन्न है। चाल क्या है? व्युत्पन्न है। द्रव्यमान क्या है? यही तो मूल परिमाण है। कहता कौन व्युत्पन्न परिमाण नहीं? तो ये द्रव्यमान जो है ये व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, ये कैसा है? तो मूल है। क्या है? मूल राशियां है। कैसा राशियां है? मूल राशियां है। ये द्रव्यमान जो है मूल राशियां है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। देखिए एक बार फिर से, चाल मेरा क्या है? व्युत्पन्न राशियां। आगे का क्वेश्चन का राइट में से कौन से मूल राशि नहीं है? इनमें से कौन से मूल राशि नहीं है? तो अब देखिए मूल राशि कौन नहीं है? तो तापमान क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। लंबाई क्या है? मूल राशि है। और चाल क्या है? मूल राशि नहीं। ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है ना। आगे का देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे कहता है कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, समझिएगा। इसमें कहता है क्या? इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? आगे कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके भार के बराबर होता है। आप समझिएगा, वस्तु का द्रव्यमान भार के बराबर होता है। द्रव्यमान एक अलग चीज है। द्रव्यमान एक अलग है। द्रव्यमान एक क्या है? अलग है। समझिएगा, कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर होता है। तो द्रव्यमान एक अलग है, भार एक अलग है, जबकि दोनों एक चीज नहीं है तो दोनों बराबर नहीं। समझिए इसे, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है, कुछ इसका द्रव्यमान होगा, कुछ इसका यानी कि वजन होगा, और ये जो है क्या ऊपर से गिर रहा है। ऊपर से जब गिरेगा तो ऊपर से जो बल लग रहा है नीचे इसको आने में, इसी को बोलते हैं भार। इसको क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। समझ गए? तो बताइए भार ही अलग चीज है और द्रव्यमान क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार से अभी भार के बारे में आप नहीं जान रहे पर थोड़ा सा समझा दिए और विशेष रूप से बात अभी इतना जानिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के बराबर नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। आगे कहते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, बिल्कुल सही है। कहते किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। आगे कहता है द्रव्यमान एक अदिश राशि, बिल्कुल सही, ये हम लोग पढ़े भी हैं कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि। भार क्या है? एक सदिश राशि है। तो क्या है? ये भी सही है। तो ये 2 और 3 सही है। देखिए किसमें है 2 और 3? इसमें है 2 और 3। इस प्रकार से सी मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे फिर देखते हैं आगे क्या, आगे का क्वेश्चन क्या। आगे क्वेश्चन कहता है ऊर्जा की व्युत्पन्न एसआई इकाई क्या? ऊर्जा का व्युत्पन्न एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? जूल हो जाएगा। यानी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। आगे समझिएगा फिर क्या है आगे क्वेश्चन। आगे अब क्वेश्चन खत्म हो गया, अब टॉपिक आ गया मात्रक। टॉपिक क्या आ गया आगे? मात्रक। अब समझिएगा मात्रक किसे करते हैं? मात्रक किसे करते हैं? मात्रक कहते हैं किसी चीज को गिनने या तौलने के लिए हमने जो एक निश्चित पैमाना मान लिया है वही मात्रक कहलाता है। समझे कि? अब जैसे मान चलिए किसी भी चीज को नापने के लिए और हमने क्या किए, एक पैमाना बना लिए। मान चलिए कि कोई भी चीज है और उसको हम ये वाट है, ये वाट मेरा 1 केजी का है, तो हमने इसको मान लिया कि 1 केजी का वाट है ना। तो ये एक प्रकार का मेरा क्या हो गया? मात्रक हो गया। अगर कोई स्केल है मेरे पास, स्केल है और ये स्केल जो है 2 मीटर का है ना, 5 मीटर का है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? मेरा एक मात्रक हो गया। क्या हम इसको क्या करते हैं? नापने के लिए मेरे पास एक मात्रक बना लिए।
ना एक निश्चित मात्रा, किसी भी चीज को गिनने या तौलने के लिए हमने जो एक निश्चित पैमाना मान लिया, यानी कोई भी चीज को हम एक निश्चित पैमाना मान लिया कि 2 मीटर का, 5 मीटर का, ये 1 केजी का, तो इसी को बोलते हैं मात्रक। आइए तो वही जो है मात्रक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। आगे समझिए, कहता प्रत्येक मापे गए मात्रा में एक संख्या और एक मात्रक होती है। देखिए प्रत्येक मापी गई संख्या में जो है, यानी प्रत्येक मापी गई मात्रा, जैसे कोई भी चीज को हम मापें और वो 5 केजी का हो गया, कोई भी चीज को हम नापें और वो 5 केजी हो गया, वो 5 केजी हो गया, तो 5 केजी जो हुआ तो उसमें क्या होती है? एक संख्या होती है, एक संख्या होती है और एक मात्रक होता है ना। ये क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो एक कह रहा है कि प्रत्येक मापी गई मात्रा में एक संख्या और एक मात्रक होती है ना। समय के लिए सेकंड s और दूरी के लिए मीटर m। अब समझिए, इस अगर कोई भी चीज को हम नापे 5 केजी का था, तो एक संख्या होता है और एक मात्रक होता है। तो इस संख्या जो होती है वो उसका मान बताता है, और ये जो केजी जो है ये मेरा क्या बताता है? मात्रक बताता है कि 5 केजी का। अब मान चलिए कहीं हम दूरी तय किए ना, और वो कितना है? 20 सेकेंड है, तो 20 सेकेंड है, तो ये 20 सेकेंड क्या मेरा? संख्या बता रहा है, और ये मेरा क्या बता रहा है? मात्रक बता रहा है। इसी को हम बोलते हैं, ये संख्या हो गया, ये मात्रक हो गया। बस समझ में आ रहा है? चलिए देखिए आगे फिर क्या कहता, समझिए। देखिए वही प्रकार से ना, जिस प्रकार से हम अभी बताए हैं, समझाए हैं, वही चीज का है कि ये मेरा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर टोटल ये बता रहा है कि 1200 सेकेंड, ये 1200 सेकेंड जो बता रहा है, ये 1200 मेरा क्या हो गया? संख्या हो गया। और ये समय का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड। तो यहाँ s से सूचित किया जाता है, इसका मात्रक क्या हो गया? सॉरी, ये सेकेंड जो मेरा क्या है? मात्रक हो गया। ये मेरा क्या हो गया? मात्रक हो गया। देखिए 1200 सेकेंड है, 1200 जो है मेरा संख्या हो गया, और समय को s से सूचित किया जाता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उसे s से सूचित किया जाता है, और ये मेरा क्या कहला गया? मात्रक कहला गया। चलिए अब देखिए विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियां, विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियां। देखिए विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियां हैं, विभिन्न प्रकार की मात्रक प्रणालियां हैं। एफपीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली, और उसके बाद जो है सबका मालिक है एसआई प्रणाली। समझिए तो देखिए कैसे बनता, कैसे क्या हो। तो कहता है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली क्या है? एफपीएस प्रणाली जो है, एफपीएस प्रणाली जो है, इसमें क्या होता है? लंबाई को फुट में नापा जाता है, और द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है, और समय को सेकंड में नापा जाता है। यानी सभी का जो है नापने का अलग अलग प्रणालियां होती है, समझे कि नहीं। तो एफपीएस प्रणाली में जो है लंबाई को फुट में नापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है, और समय को सेकंड में नापा जाता है। समझिएगा, जैसे कि आप सुने होंगे कि भाई तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो बोलता है कि 6 फुट है। कितना है? 6 फुट है। तो 6 फुट जो है वे क्या है? लंबाई को नाप रहा है। तो लंबाई का एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या? फुट है। तो लंबाई को हम फुट में नापते हैं, और द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। यानी किसी भी चीज को अगर नापने के लिए ना, यानी कि कोई भी चीज जैसे कभी भी पाउंड में नापता है, जैसे कि केक लेते हैं, मतलब 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, 3 पाउंड का केक है, इस प्रकार से हम नापते हैं। तो ये जो है द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है। बहुत जगह जो जैसे हमारे यहाँ जो है, यानी कि हम लोग के इंडिया में जो है द्रव्यमान को केजी में नापते हैं ना, केजी में नापते हैं। अलग अलग तरह के मात्रक है, लेकिन पाउंड क्या होता है? और बहुत जगह जो है पाउंड में भी नापाता है। तो हर जगह का अलग अलग मात्रक होती है। तो उसी प्रकार समय को सेकंड में नापते हैं। तो कहता है, आगे कहता है कि एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, और समय का द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। आगे फिर देखिएगा, क्या है? सीजीएस प्रणाली। सीजीएस प्रणाली में क्या होता है? इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकेंड में नापा जाता है। समझिएगा यहाँ पर सीजीएस प्रणाली में लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में, और ग्राम को नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में, और क्या चीज? समय को नापते हैं सेकेंड में।
ये बात समझ पा रहे हो? जैसे समझिए कि कहीं भी अगर कोई भी चीज नापते हैं, इतना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई को हम क्या करते हैं सेंटीमीटर में भी नापते हैं। तो उसी प्रकार से एक मात्रक है सीजीएस मात्रक, जिसमें कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। इसे गॉस प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए सीजीएस प्रणाली को गॉस प्रणाली भी कहा जाता है, इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। कहता है इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। उसी प्रकार से एक और प्रणालियां है एमकेएस प्रणालियां। एमकेएस प्रणालियां जो है, एमकेएस प्रणाली में क्या है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है, लंबाई को मीटर में नापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और समय को सेकंड में नापा जाता है। और इस प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है, यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। देखिए एमकेएस प्रणाली को जो है मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, एमकेएस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है, समझिएगा। अब देखिएगा एक आया एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जिसे कि हम एसआई यानी संकेत में इसको एसआई प्रणाली कहते हैं। अब देखिएगा क्या हुआ था, फ्रांस की यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, जिसमें 1971 में जो है 1971 में एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। कहता 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक राशि के रूप में चुना गया। जैसे समझिए कि इंडिया में एमकेएस प्रणाली चलता है और यहाँ पर जो है यानी कि कोई भी द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। अगर हमने कुछ भी खरीदा, मान चलिए गोल्ड 5 केजी गोल्ड हम खरीदा, 5 केजी गोल्ड खरीदे और हम क्या किए, इसको हम बेच दिए कहीं भी। मान चलिए कि सीजीएस प्रणाली जो था वो फ्रांस का मान लेते हैं, फ्रांस का जो कि यानी कि प्रणालियां जो है, मात्रक जो है वो सीजीएस प्रणाली मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि फ्रांस का जो है वो उसका क्या है सीजीएस प्रणाली, और वहां पर जो है ग्राम यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में तौलता मानता, और हम यहाँ पर क्या इंडिया में क्या है किलोग्राम। अगर 5 केजी गोल्ड खरीदे, सोना खरीदे और उसको हम फ्रांस भेज दिए, तो 5 केजी हम उसको भेज दिए, तो हम तो भेज दिए 5 केजी, और वहां पर जब ग्राम है द्रव्यमान को क्या करता है यानी कि ग्राम में नापता है, तो क्या करेगा, 5 को पूछा कितना भेजा, हम क्या 5, समझ गया 5 ग्राम भेजता ना, तो लेकिन हम तो उसको भेजे थे केजी में, लेकिन उसका जो मात्रक है उस प्रकार से वो समझा। इसीलिए से जो है एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ और उसमें जो है ये तय किया गया कि सभी एक ऐसा प्रणाली हो, एक ऐसा मात्रक प्रणाली हो जो कि सबको मानना पड़े, यानी हर एक देश में अगर वो जाएगा तो उसको कहीं कोई परेशानी ना हो। ऐसे क्या था, सभी का अलग अलग प्रणालियां था, तो एक ऐसा प्रणाली बनाया जो कि सब समझ सके। तो उस प्रकार से 7 भौतिक मात्राओं को मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को पूरक भौतिक राशि के रूप में चुना गया। अब देखिए 7 यानी मूल राशियां था, उन 7 मूल राशियों को जो है उसको एसआई पद्धति में किस प्रकार से उसको यानी उसका एसआई मात्रक होगा वो तय कर दिया गया कि किस प्रकार से उसको मापा जाएगा। अब कहा कि एसआई बोला कि हम जो है एक ऐसा मात्रक दे देंगे जो कि इसको सब हर जगह इसका मान्यता हो, हर कोई मानेगा। तो देखिए किस प्रकार से दिया है, वो कहा क्या कि लंबाई द्रव्यमान जो है यानी भौतिक मात्राओं और भौतिक राशियां दे दिया है और ये एसआई मात्रक दे दिया और उसका प्रतीक चिन्ह समझिएगा। तो ये द्रव्यमान कहा कि द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में नापा जाएगा, द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में नापा जाएगा। तो हर जगह जो है अगर कोई नापता था लिखता था 5 किलोग्राम ना, 5 किलोग्राम इस प्रकार से जो पूरा लिखा जाता था। तो पूरा वो कहा कि पूरा लिखने की हर जगह जरूरत नहीं, पूरा लिखने का हर जगह जरूरत नहीं, किलोग्राम इस प्रकार से लिखता था तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ केजी यानी कि स्मॉल केजी यानी ये लिख देगा केजी तो हम समझ जाएंगे कि ये किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, संकेत केजी है। लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, एम है, स्मॉल एम है।
समय का मात्रक एसआई मात्रक सेकेंड, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, एस है। और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, और इसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कैपिटल के है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सीडी। और देखिए जो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्मॉल एम ओ एल। तो ये सारे चीज जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, रिवीजन करिएगा, सारा याद हो जाएगा। अब देखिए उस पर कुछ क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को हम करवा देते हैं। कहता है एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लंबाई की मूल इकाई क्या है, तो लंबाई की मूल इकाई मीटर है, लंबाई की मूल इकाई क्या है, मीटर है। अब आगे कहता है क्या, आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की इकाई है, तो तापमान की इकाई क्या होगा, केल्विन, तापमान की इकाई क्या होगा, केल्विन। ठीक है, तापमान की इकाई केल्विन है, और कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रा क्या है, जूल है ना, और ये आगे नहीं है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन तापमान की इकाई है, तो केल्विन है। आगे कहते हैं एसआई पद्धति में तापमान की इकाई क्या है, तापमान की इकाई क्या होगा, केल्विन होगा, तापमान के एसआई इकाई क्या होगा, केल्विन होगा। आगे फिर कहता है एक पास्कल किसके बराबर होता है, एक पास्कल किसके बराबर होता है, समझिएगा, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे कहता है कि दाब, दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है, दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है, दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है, समझिएगा। घनत्व का सूत्र, घनत्व का सूत्र क्या है, तो घनत्व का सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन है, घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। कहता समय की एसआई इकाई क्या है, समय का एसआई इकाई सेकंड है, समय का एसआई इकाई क्या है, तो सेकंड है ना। देखिए अब क्वेश्चन एंड हो गया है, अब आगे फिर इसका टॉपिक देखिए आ रहा है। देखिए अब एसआई इकाई वो जो था एसआई इकाई था, यानी कि 7 मूल, यानी कि जो कि एसआई इकाई जो था 7 मूल जो मात्रक था वो उसका एसआई इकाई जो था वो बता दिया। अब आगे जो दो पूरक राशि है उसका एसआई इकाई क्या होगा वो बताने जा रहे हैं। 7 मूल मात्रकों का एसआई मात्रक जो था वो बता दिया, और 7 एसआई यानी कि 7 मूल मात्रकों का एसआई मात्रक जो है बता दिया गया, और 2 जो है पूरक राशि, बात समझिएगा, 7 मूल राशियों का एसआई मात्रक पहले में बता दिया, और आगे जो है 2 पूरक राशि जो है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, यानी समतल पर जो अगर कोण बनता है तो उसको हम किस में नापेंगे, रेडियन में मापेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह होता है RAD। उसका देखिए भौतिक राशि फिर के है ठोस कोण, ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन, ठोस कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है ऐसा। उम्मीद करते समझ में आएगा और बढ़िया तरीका से याद रखिएगा, इससे बाहर फिर नहीं जाएगा कुछ। आगे देखिएगा टॉपिक क्या है, आगे खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या, तो इससे सबसे बड़ी दूरी मापी जाती है, खगोलीय इकाई जो है सबसे बड़ी दूरी मापी जाती है, सबसे बड़ी दूरी यानी कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। तो कहता है कि इससे सबसे बड़ी दूरी मापी जाती है, इसे पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की औसत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा गया। आगे समझिएगा, देखिए इस प्रकार से ये जो सूर्य है ना, ये पृथ्वी जो मेरा है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है वो इसमें दर्शाया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच, देखिए पृथ्वी यहाँ है और इसके चारों ओर क्या करता है, सभी जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या करता है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों के केंद्र के बीच कितनी दूरियां हैं ना, तो वो कौन पता लगाता है, खगोलीय इकाई पता लगाता है। कौन पता लगाता है, खगोलीय इकाई पता लगाता है। अब देखिए एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब समझिएगा यहाँ पर यार, कहता है एक खगोलीय इकाई,
एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है, देखिए यहाँ पर जो है घूम रहा है, समझिएगा, एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ना। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए ये सबको याद रखना। आगे फिर कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ऑफ ईयर। देखिए लाइट ईयर समझना इसके बारे में। कहता है दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की एक इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है वो भी दूरी मापने की एक इकाई है, दूरी मापने की एक इकाई जो बताती है कि प्रकाश एक साल में निर्वात में कितनी दूरी तय करती है। प्रकाश एक साल में जो है निर्वात में कितनी दूरी तय करती है। प्रकाश जो है एक साल में निर्वात में कितनी दूरी तय करती है, ये कौन बताता है? प्रकाश वर्ष बताता है। तो एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब समझिएगा यानी 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। इसलिए किलोमीटर में रहेगा तो 12 पावर रहेगा, मीटर में रहेगा तो 15 पावर रहेगा। याद रखना है सबको। आगे फिर समझिएगा, आगे फिर क्या आगे कहता है पार्सेक। क्या है पार्सेक? कहता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा इकाई या सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। देखिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। यह वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण बनाती है। यानी पार्सेक जो है यानी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। यह वह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण बनाती है। यानी पृथ्वी की कक्षा की जो त्रिज्या है वो एक आर्क सेकेंड की कोण बनाती है। अब समझिए आगे तो एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.1 गुना 10⁻16 मीटर। 3.1 गुना 10⁻16 मीटर एक पार्सेक बराबर। अगर आपसे कहेगा एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे देखिएगा इस पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम करवा रहे हैं। कहता पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी की, जूल किसका है तो कार्य और ऊर्जा की, केल्विन किसका है तो ज्योति तीव्रता का सही मात्रक, सॉरी यानी कि तापमान का सही मात्रक केल्विन है, तापमान का सही मात्रक केल्विन है ना। याद रखना बढ़िया से कि प्रकाश वर्ष दूरी का खगोलीय इकाई पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी, और जूल कहेगा तो कार्य और ऊर्जा का, और केल्विन कहेगा तो तापमान का। चलो ध्यान से याद रखना सब। आगे फिर समझिएगा, आगे कहता है एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो देखिए यहाँ से 9.44 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता। 9.44 इंच, ये भी नहीं होगा। 9.44 किलोमीटर, तो किलोमीटर ये 12 रहता तब ये सही होता। तो आगे कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 9.44 गुना 10⁻15 मीटर। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.44 गुना 10⁻15 मीटर। चलिए आगे फिर करते हैं प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम दूरी को नापते हैं। किसको नापते हैं? दूरी को नापते हैं। आगे फिर क्या है? अब आगे का टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, कुछ महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। जैसे एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर।
आगे समझिएगा। उसी प्रकार से भारी द्रव्यमान के लिए यानी 1 टन बराबर होता है 1000 केजी। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 केजी होता है। और 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। कहता आयतन के लिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक यूएस गैलन देखिए, एक यूएस गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। एक यूएस गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। और एक यूके, देखिए ये दोनों अलग अलग देश का अलग अलग मान है। तो एक यूके गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर। एक यूके गैलन बराबर होता है 4.546 लीटर। तो उम्मीद करते हैं सब इसको अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा इस पर कुछ क्वेश्चन है, इस पर कुछ क्वेश्चन बन रहा कहता है गैलन सामान्य उपयोग किया जाता है। आप समझिएगा यहाँ देखिए, आयतन के लिए ये गैलन जो था, गैलन किसमें चल रहा था? आयतन के लिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन कह रहा कि गैलन सामान्य उपयोग किया जाता है किसके लिए? आयतन के लिए। गैलन सामान्य उपयोग किया जाता है आयतन के लिए। चलिए देखिएगा आगे समझिएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग। ये क्या है? उपसर्ग है। अब देखिएगा उपसर्ग में इसको किस प्रकार से याद रखना। इसको याद रखना है कि हेक्सा जो होता है, हेक्सा जो होता है, हेक्सा का मान कितना होता है? 10 पावर 8 मीटर। 10 पावर 8 होता है। यानी एक हेक्सा बराबर 10 पावर 8। एक पेटा बराबर जो होता है 10 पावर 15। एक टेरा बराबर होता है 10 पावर 12। एक गीगा बराबर होता है 10 पावर 9। एक मेगा बराबर होता है 10 पावर 6। एक मिली बराबर होता है 10 पावर 3। और एक माइक्रो बराबर होता है एक माइक्रो बराबर होता है 10 पावर -6। और एक नैनो बराबर होता है 10 पावर -9। और एक पीको बराबर होता है 10 पावर -12। एक पीको बराबर होता है 10 पावर -12। एक फेमटो बराबर होता है 10 पावर -15। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया। देखिए ध्यान देना है कि माइक्रो नैनो पीको फेमटो, देखिए 3 बढ़ रहा, -6 -9 -12 -15 ना। माइक्रो नैनो पीको फेमटो, तो माइक्रो -6 उसका नैनो, माइक्रो बाद नैनो -9 10 पावर -9। पीको 10 पावर -12 उसका फेमटो 10 पावर -15। आगे देखिएगा यहाँ पे फिर उसी प्रकार से इधर आते हैं मिली, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। तो मिली 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6 बढ़ते जा रहा। मिली 10 पावर 3, मेगा 10 पावर 6, गीगा 10 पावर 9। मिली मेगा गीगा 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9। टेरा पेटा हेक्सा, तो टेरा 10 पावर 12 3 15, पेटा 10 पावर 15 और 15 में 3 बढ़ेगा तो 18, हेक्सा 18। इस प्रकार से आप लोग जो है यानी कि 3 का जो है ना सबको कॉमन बना करके याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक के रहने देते हैं और सभी का नीचे चिन्ह दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिए।